नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ललित। बंसल न्यूज की इस खास पेश लक्ष्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स आपका मार्गदर्शन करेंगे और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर आगे बढ़े इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। और लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर हुकुमचंद चौरसिया जी मौजूद हैं, जो चौरसिया कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर हैं, और साथ में ही मौजूद हैं गौरव, जो कि पीसीएन के स्टूडेंट हैं। तो आप दोनों का ही लक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार हुकुमचंद जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। आप एक कोचिंग क्लास के डायरेक्टर हैं। कैसे ये कोचिंग क्लास की शुरुआत हुई और शिक्षा के कब से आपने पढ़ाने का जो ये कार्य है ये शुरू किया है? चौरसिया सर क्लास जो है लगभग 1995 से लगातार कंटिन्यू है, जिसमें एक नर्सरी से स्टार्ट हो जाता है हमारे पास, क्योंकि बहुत सारी फैकल्टीज़ हैं, और साथ में 12 तक के बच्चे हमारे पास होते हैं, और लगभग 250-300 बच्चे के आसपास मेरे साथ हर साल रन अप करते हैं और आगे अपना अपना कैरियर आगे बनाते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है 11 नंबर मार्केट साईं बाबा बोर्ड के सामने है, और लगातार हम 11-12 के बच्चों को पीसीएम ग्रुप, बायो ग्रुप और कॉमर्स के जो हमारे और भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी काम करते हैं, और साथ में मैं भी लगातार बच्चों को एजुकेट करता चला आ रहा हूँ, और काफ़ी बच्चे हैं जो अपना कैरियर आगे बढ़ा भी चुके हैं और लगातार बढ़ा भी रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि और कब आपके जो है जहन में यह आया कि इस तरह से कोचिंग करना चाहिए और मार्गदर्शन करना चाहिए, और कितनी ज़रूरी है? देखिए, एक समय था जब मैं अपना खुद का भी एजुकेशन ले रहा था। मैं जब 10th-12th में था तभी से मेरा रुझान पढ़ाने की तरफ था, और साथ में जब मैंने पढ़ाया, बच्चों को काफ़ी जोड़ा और उनको काफ़ी बच्चे हमें लाइक भी करते थे, तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता था। और धीरे धीरे करते हमारा एजुकेशन जब कंप्लीट हुआ, मैंने भी कई कॉम्पिटिटिव दिए, लेकिन चलो असफलता में भी सफलता छुपी होती है, और इस चीज़ को मैंने बड़े ध्यान से फिर एनालिसिस किया कि नहीं, अब हमें लोगों का कैरियर ही बनाना है और पढ़ाने के क्षेत्र में ही हमें जाना है, और वो भोपाल ही जगह है जहाँ पर हमें एक अच्छा इंस्टीट्यूट खड़ा भी करना है, बच्चों को मार्गदर्शन देते रहना है। तो शुरुआत से मतलब आपके पास जो है स्टूडेंट्स का आने का सिलसिला शुरू हो गया, या एक स्ट्रगल भी आपने झेली है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जो है एजुकेशन में तो पढ़ाते पढ़ाते ही हम पढ़ाई किए हैं अपनी। जी पूरा मतलब एजुकेशन हमारा कंप्लीट पढ़ाते पढ़ाते हुआ, क्योंकि एक सेल्फ ही मैंने अपने आप को बिल्डअप किया सारी चीज़ें, क्योंकि सपोर्टेबल तो कुछ था नहीं, क्योंकि मेरे फोर फादर्स या पेरेंट्स वगैरह ये सब चीज़ों से बहुत दूर थे। मैं खुद अपनी सारी चीज़ें खुद से किया। मतलब आप जब पढ़ रहे थे आप पढ़ा भी रहे थे? बिल्कुल। और उसी वक्त आपके जहन में आया कि जब एक बार स्टेबल हो जाएंगे तब फुल तरीके से जो है आपको बच्चों को पढ़ाना है। कि आईएएस और पीएससी के एग्जाम्स की मैंने काफ़ी लंबे समय तक तैयारी की, ठीक है, नहीं हुआ, लेकिन मैं पढ़ाने का जारी किया जब से मैं स्कूलिंग से आया। 11-12 से लगातार कंटिन्यू में बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनको पढ़ाता था, समझाता था, तो वो सारी चीज़ें मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सारी चीज़ें हमारी हेल्प भी होती, इकोनॉमिक हेल्प भी होती, साथ में मेरा एजुकेशन भी होता था। और फिर जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, अब हमें इंस्टीट्यूट के माध्यम से अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला करके लोगों को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे आयाम स्थापित करें और देश की उन्नति में कहीं ना कहीं अपना सहयोग पूर्णतः दे सकें। इसी से एक जुड़ा एक सवाल है सर आपसे, ये कि कितना ज़रूरी आप समझते हैं कोचिंग क्लास में जाना है, क्योंकि अब बच्चे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, स्कूल के अलावा कोचिंग की इम्पोर्टेंस कितनी है? देखिए, आज कोचिंग की इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि हम जब पढ़ा करते थे उस समय हम देखते थे कि एक लोग लेवल का बच्चा ही कोचिंग करता था, और जो कोचिंग करते थे उन्हें हम एक प्रकार से कहें तो बड़ा वीक समझते थे। लेकिन आज का एक ऐसा माहौल तैयार हो गया है कि जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, जिनको बहुत टॉप करना है, जिनको
ज़्यादा ज़्यादा परसेंटेज, क्योंकि एजुकेशन आज परसेंटेज पे आ गई कि परसेंटेज जिसका ज़्यादा अच्छा होगा, हाई स्कोर करेगा, हाई मार्क्स लेके आएगा। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे अच्छा से अच्छा पढ़ें और बच्चे भी चाहते हैं, तो पढ़ाई अब रोकता कोई नहीं है। जैसे ही एक एग्ज़ाम ख़त्म होता है, दूसरे दिन से दूसरा एग्ज़ाम चालू हो जाता है, उसकी प्रिपरेशन, और जैसे ही अपनी कॉलेज कंप्लीट करने के लिए सब वो कॉम्पिटिटिव में लग जाता है। इस तरीके से कंटिन्यू अपने आप को रोल अप बनाने के लिए कोचिंग एक बेहतर विकल्प है, क्योंकि स्कूलिंग की अपनी अपनी लाइबिलिटी होती है, जो कहीं ना कहीं वो बहुत सारी चीज़ें नहीं करवा पाते हैं, तो वो फिर बच्चे कोचिंग में कवर कर लेते हैं अच्छे से। गौरव, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ आप कर रहे हैं, कौन सी क्लास में, कौन से सब्जेक्ट है आपके? मैं 12th क्लास में हूँ, मेरा पीसीबी सब्जेक्ट है और मैं अभी डमी स्कूल में हूँ। वैसे मैं सर के पास 12th क्लास के बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ और साइड बाय साइड मैं नीट के लिए थोड़ा बहुत प्रयास भी कर रहा हूँ। तो गौरव, कब आपको ऐसा लगा कि कोचिंग की ज़रूरत है? पढ़ाई के साथ साथ सेल्फ स्टडी तो आप कर ही रहे हैं, उसके अलावा कोचिंग, मतलब वो एक मार्गदर्शन आपको बाहर से भी मिलना चाहिए अतिरिक्त। हम कितनी भी कोशिश कर ले खुद से करने की, पर हमें कोई एक्सपीरियंस आदमी हमेशा चाहिए होता है, हम बिना उसके कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने क्लासेस ज्वाइन करी। मैं खुद से तो कर ही रहा था, पर वो कहीं ना कहीं एक अंदर ही से आवाज़ आती है कि मेरे को किसी की मार्गदर्शिता चाहिए जो एक्सपीरियंस हो जी। जो तो क्यों लगा आपको संजय कोचिंग क्लास ही क्यों, और क्या आपको लक्ष्य हासिल करने में वो किस तरह से मदद हो रही है? मेरे को चौरसिया कोचिंग क्लासेस इसलिए पसंद आई क्योंकि ये हमारे एरिया की सबसे एक्सपीरियंस है। जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ मेरे आजू बाजू के जो लोग हैं वो सब इसी में जा रहे थे। मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं उनने मेरे को यही प्रेफर करा, मैंने इसलिए इधर जाना पसंद करा। जी, मतलब आपके मित्र वगैरह या आपके फ्रेंड्स सर्कल में लोग जा रहे थे और फिर आपने देखा कि डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, इसीलिए चौरसिया कोचिंग क्लास को आपने प्रेफरेंस दिया। तो जब जाने की शुरुआत हुई आपकी, आपने क्या महसूस किया? मतलब आपको लग रहा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपको अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जहाँ जहाँ आपको जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती थी, वो सर के द्वारा वो डाउट क्लियर कर रहे हैं? हाँ, पहले थोड़ा सा मुश्किल थी, पर जब मैं खुलना चालू हुआ अपने टीचरों से, फैकल्टी से, तो मेरे को पता चला कि नहीं, हम जब बात करते हैं तो हमारी चीज़ों का हल निकलता है हमेशा। तो जब मैंने बात करना चालू करी तो मेरे जितने भी डाउट्स थे, जो भी मेरे को नॉर्मल ज़िंदगी में भी जो प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ाई को लेके, जैसे टाइम टेबल है ये सब का, तो उसमें भी मेरे को मार्गदर्शन दिया गया। जी, चलिए डॉक्टर साहब, किस तरह से आप पढ़ाते कोचिंग में? मतलब कुछ कोई खास मेथड है? क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स खुली हुई हैं और पब्लिक के लिए भी ये बड़ा मुश्किल होता है, खासकर पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चों को किस कोचिंग क्लास में डालें। तो क्या खासियत आपकी कोचिंग क्लास में है? देखिए, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जिसको मैं रन अप करता हूँ, बाकी सब जो मेरे फैकल्टी वो भी करते हैं, तो हमारा रहता है कि हम ऑल सब्जेक्ट ही कवर करें, क्योंकि 10th क्लास तक के बच्चों के लिए पूरे ऑल सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी है, उनका थॉट्स समझना ज़रूरी है, प्रिपरेशन भी करनी है, और परसेंटेज वाइज अगर देखें तो पूरे ऑल सब्जेक्ट में ही परसेंट जब आपके एक लेवल के या एवरेज आएगा, तब जा कर के वो एवरेज अब 90 हो, 95 हो, या 91 हो, या 80 हो, तो वो बनाने के लिए हमें हर एक सब्जेक्ट में बराबर परफॉर्म करना है, और बराबर परफॉर्म करने के लिए, बराबर रिजल्ट लाने के लिए हमें हर सब्जेक्ट को बराबर टच करना। कई बार होता है कि बच्चे एक सब्जेक्ट के लिए तो कोचिंग करते हैं, बाकी 5 सब्जेक्ट में वो पीछे रह जाते हैं या उन पर उतना प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं, तो अगर एक भी सब्जेक्ट उनका डाउन होता है तो परसेंटेज पे काफ़ी असर आता है। वैसे ही होता है 12th में, 11th में भी, कि 11th और 12th के बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं हिंदी इंग्लिश छोड़ दूंगा, सिर्फ अकेला मैं मैथ्स पढ़ लेता हूँ, मैं बायो पढ़ लेता हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ लेता हूँ, तो वो एक सब्जेक्ट तो कवर पूरे टाइम करते रहते हैं, बाकी कहीं ना कहीं उपेक्षा हो जाती है दूसरे सब्जेक्टों की। तो हम कोशिश हमेशा करते हैं कि पूरे 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट जिनके हैं उनको पूरा प्रिपेयर किया जाए, और उसके लिए मैं डे बाय डे बना के रखा रहता हूँ पूरा टाइम टेबल, कि हमें एक दिन मैथ्स पढ़ाना है अगर 1 घंटा, तो 1 घंटा हमें आपको दूसरे अदर सब्जेक्ट पढ़ाने। डे में फिर डिसाइड होता है कि भाई आज संस्कृत भी हमें देखनी है, हिंदी भी देखनी है, मैथ्स भी देखनी है, और साथ साथ दूसरे अदर सब्जेक्ट भी देखने हैं। तो पूरे डे बाय डे और टाइम टेबल के हिसाब से उनको बराबर मैं गाइडलाइन करता रहता हूँ और उन सब्जेक्टों को बराबर तैयार करता रहता हूँ। तो जो बच्चे फिजिकली उपस्थित नहीं हो सकते, या कोई ऐसे हैं कि जो घर से आने में जिनको दिक्कत है, क्या ऑनलाइन मोड भी है आपके? देखिए, ऑनलाइन मोड कोरोना के टाइम पे काफ़ी रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपने ड्रॉबैक भी हैं, जिनसे बच्चे और पेरेंट्स दोनों मुझे नहीं लगा कि निजात पा पाए। तो वो उतना ज़्यादा असर नहीं किया जितना क्या होता है, टीचर अपना लोकल अटैचमेंट और प्लस उनकी ऊपर नज़र,
और नज़र के साथ साथ समय समय पर क्या होना है, हर चीज़ हर समय पर हमें लगातार टेस्टिंग करनी होती है। और वो टेस्टिंग के लिए हमें ज़रूरी होता है कि फिजिकली बच्चे आएँ और ऑफलाइन आके पढ़ाई करें, और बच्चों को वो चीज़ें समझ में भी आती है। और क्या होता है ना कि नॉलेज सिर्फ अकेला बुक का नहीं होता, बुक के साथ साथ अदर देन भी होते हैं। और फिर देखिए, हम इमोशन वाले भी व्यक्ति हैं, सारी चीज़ें हैं, बच्चे भी हैं, तो थोड़ा सा एक फ्रेंड सर्कल में रह करके एक दूसरे की समस्याओं को समझते या फिर डिस्कशन करके भी बहुत सारी चीज़ें समझी जाती तो हैं। स्ट्रेंथ कितनी होती है आपके कोचिंग क्लास में? मेरे कितने बच्चे एक क्लास में रहते हैं और किस तरह से आप एक एक बच्चे तक पहुंचते हैं? देखिए, मेरे पास लगभग 35 बच्चे एक क्लास में होते हैं जी। और पर्टिकुलर हमारे पास 2 घंटे का वक्त होता है, 2 से ढाई घंटा का समय होता है। उसमें दौरान में पर्टिकुलर बच्चे को पूरा चेक भी कर पाता हूँ, उनका होमवर्क भी चेक हो जाता है, प्लस उनकी जो अपनी पर्सनल समस्याएं होती हैं उनको भी हम सॉल्व कर देते हैं। साथ ही अपने न्यू चैप्टर और न्यू चीज़ों को भी हम कवर करते चले जाते हैं। चलिए, एक बात आपने अच्छी कही, क्योंकि एक एक बच्चे तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स की अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर बच्चा जल्दी से अपने जिस प्रॉब्लम से उससे बाहर निकल पाएगा। जो समय प्रबंधन है, जिसको हम कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, लगातार जो है सबसे बड़ा एक कहते हैं कि आजकल की जनरेशन में एक बड़ा इश्यू है, क्योंकि सोशल मीडिया है। तो ऐसे में सोशल मीडिया, बाहर बच्चे हैं, खेलने का अलग वातावरण है, बच्चे घर में पढ़ाई करते हैं, आपके यहाँ ट्यूशन में आके पढ़ाई करते हैं। किस तरह से सारी जो टाइम मैनेजमेंट है, इसका महत्व आप समझते हैं और किस तरह से आप बच्चों को समझाते हैं? देखिए, आज एजुकेशन हो गया है तो कंपटीशन भी है और लगातार बच्चे प्रिपेयर हो रहे हैं, क्योंकि समय और जो अपना टाइम मैनेजमेंट है वो तो आज बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें सिर्फ अकेली पढ़ाई ही नहीं करनी है, अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। हमें अपने प्ले, जो हमारे जो भी इवेंट्स हैं या जो भी जिसका रुचि है या जो उसकी अपनी खेल और उससे चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई हैं और अपने मानसिक तौर पर भी जुड़ी हुई, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है। तो इन सारी चीज़ों को करते हुए, पढ़ाई को साथ साथ रखते हुए, एक नियमित दिनचर्या के तहत अपना टाइम टेबल बना करके, अपने टाइम को डिसाइड करके कि स्कूलिंग टाइम हमारा मिस ना हो, हमारा जो भी कोचिंग का है एक्स्ट्रा वो भी हमारा मिस ना हो, और दोनों काम हम आसानी से कर सकें। तो टाइम मैनेजमेंट तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने टाइम को प्रिपेयर रहे और उसको मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान से करता रहे। गौरव, आप क्या बताना चाहेंगे? आपके लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि ये बच्चे तो अक्सर ये कहते हैं कि कैसे मैनेज करें, समय नहीं बचता है, कैसे पढ़ें? मेरा बस यही कहना है कि पहली चीज़ तो पढ़ने वाला तो कहीं पे भी पढ़ लेता है, ये बहुत क्लीशे बात है पर ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। मैंने देखा है, मेरे जो दोस्त है, जो हम लोग स्कूल जाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, फिर घर पे जाते हैं, तो कोचिंग और स्कूल का दोनों का होमवर्क रहता है। और मेरा मानना ये है कि हम पढ़ तो वो ही रहे, अगर थोड़ा सा टीचर जो स्कूल में नहीं पढ़ाते पर फिर भी कुछ ना कुछ तो पढ़ाते ही है, सर उसे और अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पढ़ तो वो ही रहे। तो अगर हम अटेंटिव होके अगर वो पढ़े तो बस हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत अच्छी बात, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि हमें फिर से पूरी किताब उठा के अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, कि हमें फिर से वो चीज़ें खुद से समझनी पड़ेगी जी। तो मेरा मानना यही है कि जहाँ से भी मिल रहा है अच्छे से समझिए। सर, आजकल करियर का एक दौर है और ऐसे में पेरेंट्स भी बहुत कंफ्यूज है कि बच्चों को कहाँ एडमिशन कराए, कहाँ किस करियर में उनको जाना चाहिए। बच्चे तो कंफ्यूज ही हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किस तरह कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सफलता मिलनी चाहिए। आपके पास आते हैं बच्चे या फिर पेरेंट्स, तो किस तरह से आप मार्गदर्शन करते हैं उनका? देखिए, जब पेरेंट्स आते हैं और बच्चे आते हैं तो मैं पहले ही जब एडमिशन लेता हूँ तो 1-2 क्लास करने के बाद में बच्चे को और पेरेंट्स को कि देखिए क्या होता है कि आज हम इसको अगर डिनाई करें तो ये गलत है कि पेरेंट्स की अपनी सोच है, बच्चे की अपनी सोच है। हम बच्चे के साथ में बैठ करके सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और बात करने के बाद में फिर पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट करते हैं कि देखिए भैया ऐसा ऐसा है, बच्चे की ये रुझान है, अब आपका क्या सोचना है। और फिर क्योंकि लगाने वाला या जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स होगी बच्चे को, वो दूर करने का काम तो पेरेंट्स करते हैं, मेहनत करने का काम बच्चा खुद करता है। तो डिसाइड करते दोनों को बैठ के कि भाई हमें किस लेवल पे किस बच्चे को कहाँ पहुँचाना है, और उसको सारा काउंसलिंग करने के बाद में फिर बच्चे को जो भी सही सुटेबल उस बच्चे के हिसाब से होता है हम पेरेंट्स को बताते हैं, पेरेंट्स